पीएससी क्लियर करना छोटी सी बात नहीं है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कॉम्पिटिशन। शिक्षा से मैं नौकरी पाऊँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था बचपन में, तो मैं शिक्षा को अपना आधार बनाकर मैं अपना जो लाइफस्टाइल है हमारे घर की, तो मतलब जो भी स्टूडेंट जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होना जरूरी है कि उनको चाहिए क्या चाहिए। किसी भी क्लासरूम में, मैं कोचिंग ही नाम नहीं दूंगा, किसी भी क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है, आपको नोट डाउन करवाया जाता है चीज़ों को, तो आप इसके अलावा यदि सेम चीज़ को अपने दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हेन यू एक्सप्लेन एंड डिस्कस, तो वो क्लैरिटी मल्टीपल टाइम्स होता है। फिर स्ट्रेटेजी में तो बहुत है। मैं किसी भी इन जनरल कैंडिडेट को बोलना चाहूँगा कि आपके पास किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस होता है, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो बेस्ड ऑन दोस टू आप अपना नोट्स और मटेरियल को एग्रीगेट करते हैं। ओके, तो ये 3 चीज है। अच्छा, हम लोगों ने जो गलती की थी वो एक था कि रिवीजन हम लोग का नहीं हो पाया, और दूसरा चीज हम लोगों ने बेस्ड ऑन आवर नोट्स हमने आंसर राइटिंग नहीं की है मेंस में। जो शेयरिंग वाला, लोगों को ये लगता है कि मेरा नॉलेज अगर मैं शेयर कर दूं तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सेकेंड सीरीज ऑफ पॉडकास्ट है। पहले वाले सीरीज में मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट करता था और वहाँ पे मैंने 115 एपिसोड किया था। एंड ये वाला पॉडकास्ट डिफरेंट है इन द सेंस कि हम ये वाला पॉडकास्ट बिलासपुर का सबसे पहला प्रोफेशनल पॉडकास्ट स्टूडियो से हम शूट कर रहे हैं। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी डिफरेंट है बिकॉज इस वाले पॉडकास्ट में जो हमने ये दिया है उसका हेडिंग है अनसंग हीरोज लीजेंड्स इन स्पॉटलाइट। जैसा आप पीछे देख सकते हैं, basically I'm going to bring people who are already legends, are all legends in making to my podcast। and यहाँ पे जो भी मेरे गेस्ट आते हैं हम उनको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो वी कॉल देम ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म। सो दिस इज अ पॉडकास्ट विद अ डिफरेंस एंड एट अ डिफरेंट लेवल, जहाँ पे अच्छे लेजेंड्स आएंगे या फिर लेजेंड्स इन मेकिंग, दे विल कम एंड दे विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वेल, सो दैट इज द थिंग एंड द डिटेल्स ऑफ दिस पॉडकास्ट आप लोग इनफैक्ट इस पॉडकास्ट स्टूडियो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसका डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दे दूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड देन यूज इट। नाउ कमिंग टू माई पॉडकास्ट, द कोर ऑफ माई पॉडकास्ट इज मेंटल हेल्थ, बिकॉज मैं मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ प्लस ह्यूमन माइंड पे काम करता हूँ, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे। एंड मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी एक लीजेंड है, वेदर ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, वेदर ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन और वेदर इज़ एन एकेडमिशियन, मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी की रोल। एंड आज की जो सोसाइटी है जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई विल टॉक टू माई गेस्ट एज टू हाउ दे टैकल दिस मेंटल हेल्थ व्हेन दे आर अचीविंग दैट, दे हैव अचीव्ड दैट सक्सेस और दे आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो विद दैट एज अ बैकग्राउंड, मैं आज जो मेरे गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। और स्पेशल इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो पीएससी एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन जो होता है, that is supposed to be the syllabus of this supposed to be very vast first, and second thing is 90% of the youth here they compete for the 10% of the seats in the PSC. So the competition is very very tough, the syllabus is very very vast, and अगर कोई इस competition को clear करता है that means he is actually a legend, one. And second also that he sets an example to the 90% of the people. He is a motivating factor for the 90% of the people, students who are actually preparing for it. So वैसे ही मेरे जो आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। उन्होंने PSC क्लियर किया। he hails from a small village in Jamjigir, and from there he is an IITN, IIT Roorkee pass out in 2019. And then he has opted for PSC and is cleared PSC in the very second attempt, whereas people जो है 5, 6, 7 अटेम्प्ट के बाद क्लियर करते हैं। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया, सेकंड अटेम्प्ट में फाइनल भी क्लियर किया। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम हिम। सो
so let me introduce to my guest. My guest today is Satyen. Welcome Satyen to my podcast. Namaste sir and happy Mahashivratri. Thank you. Mahashivratri to all my viewers also. So welcome to my podcast. So Satyen, इससे पहले कि हम आगे चलें तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा बिकॉज पीएससी क्लियर करना छोटी सी बात नहीं है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कंपटीशन, जैसे मैंने बोला है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सभी एम करते हैं पीएससी के लिए, जबकि वहाँ पे सीट्स 10% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद 10% से कम होता है वहाँ पे। तो सबसे पहले आप अपना एक्चुअली बैकग्राउंड बताएंगे, मतलब स्कूलिंग, पेरेंट्स, फैमिली एंड देन कहाँ से आपने स्कूलिंग किया वगैरह। जी सर, मुझे प्राइमरी स्कूल का जैसे एक्सपीरियंस हुआ कि फर्स्ट टाइम जब स्कूल में मैं वहाँ गया तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर था, तो ऑन डिसिप्लिन लेवल मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से। वहाँ पे जो किताबें हमको पढ़ाई जाती थी, नैतिक शिक्षा जो बोलते हैं, वो काफ़ी बचपन से इनकलकेट हुआ। तो वो ग्रेजुअली मुझे हेल्प किया कि फर्दर मेरे स्टडीज़ में डिसीजन लेने के लिए। तो जितना भी मैं प्राइमरी स्कूल में सीखा, मुझे वहाँ से एक चीज़ पता चला कि जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय के, तो उसमें कंपटीशन एग्जाम के थ्रू वहाँ जाते हैं ऐसे करके। और मेरे फैमिली में एक मेंबर ऑलरेडी अचीव कर लिया था उन्होंने, तो बेंचमार्क ऑलरेडी सेट था। तो फिर मैंने उस कंपटीशन एग्जाम को टारगेट बनाया जस्ट बिकॉज कि वहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन, यूनिफॉर्म सब फ्री में मिलता है आपको, रेसिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है और वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टडीज। तो मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम निकाला सर, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे घर वालों को खुशी हुई। तो वहाँ से फिर मेरा एकेडमिक जर्नी एक टर्न लेता है। तो कहाँ से किया आपने? जवाहर नवोदय विद्यालय सिजदा है जांजगीर चांपा में, अभी वर्तमान में शक्ति डिस्ट्रिक्ट हो गया सर। तो ये एक विलेज है या फिर? विलेज है सर, विलेज है, लोकेटेड विलेज लेवल पे है। और मैं बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रूरल बैकग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली है मेरी। तो वहाँ से मैं अपनी स्थिति को, मेरा हमेशा डायरेक्शन रहा सर कि शिक्षा से मैं नौकरी पाऊँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था बचपन में। तो मैं शिक्षा को अपना आधार बनाकर मैं अपना जो लाइफस्टाइल है हमारे घर की, तो बिगर फैमिली था, 8 फैमिली मेंबर्स थे हम, 3 भाई 3 बहन, और बहुत स्मॉल लैंड था हमारे पास, लगभग 50 डिसमिल, 1 एकड़ भी नहीं, हाफ एकड़। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए मैंने देखा अपने पेरेंट्स को। तो फादर क्या करते थे? कृषि थे सर। अच्छा। उसके अलावा कभी कभी मजदूरी का काम करते थे। तो मैं उस सिचुएशन को बदलना चाहता था। मैंने देखा कि बचपन में ही पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे रिलाइड ऑन मी कि ये बदलेगा हमारा भविष्य। एंड जितने भी रिलेटिव्स हैं सब बोलते थे कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये इस परिवार की भविष्य को बदलेगा करके। और बदल दिया? जी सर, वो मेरा मोटिवेटिंग लाइन था एंड मैं अभी भी उस पर काम करता रहता हूँ। तो मेरे लिए जितने भी माइलस्टोन अचीव होते हैं, मैं उसको बोलता हूँ कि वो तो अचीव हो गया है, आगे क्या होगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि आपने सबसे पहले तो आप अपने फोकस रखा, आपने अपने गोल्स के अचीव किए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप अपने रूट्स को कभी ना भूलें। जी। जनरली लोगों ऐसा होता है कि जब सक्सेस अचीव करते हैं तो रूट्स को भूल जाते हैं। सो दैट अर्थिंग जो बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रूट्स को याद रखना बहुत। पीएससी सेम कोर्स के लिए मैंने किया। यस, सो दैट्स वेरी वेरी गुड। सो तो ये आईआईटी जाने का कैसे, मतलब हाउ डिड दैट गोल कम इनटू यू? सर, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गया तो वहाँ 6th क्लास में एक मेरे बहुत ही अच्छे सोशल साइंस के टीचर मिले। वो ऑलरेडी अभी यूपी में तहसीलदार के रूप में हैं। अच्छा। उन्होंने यूपीएससी फाइट किया था उस समय में, उन्होंने प्री क्लियर किया था। तो जब वो पढ़ाते थे तो हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे उनसे, सोशल इशूज़ पे लेके हो गया। अच्छा। या फिर सोशल जो ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ें हैं वो सीखने में बहुत ज़्यादा हमको मज़ा आता था। और उन्होंने एक वर्चुअल गोल दे दिया था कि आप एक सिविल सर्विसेज में, हमको नहीं पता था उस समय सिविल सर्विसेज वर्ड, करेक्ट, बट कलेक्टर होता है ऐसा करके पता था, जिले में एक होता है, बहुत ही ज़्यादा उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज होती है करके एक चेंज ला सकते हैं। तो हमने एक वर्चुअल गोल बना लिया कि नहीं कलेक्टर बनना है फ्यूचर में ऐसे करके। फिर फर्दर 9th-10th में मेरा टेम्परामेंट साइंस की तरफ बढ़ गया, साइंस ज़्यादा समझ आने लगा था, मैथमेटिक्स में ज़्यादा रुचि होने लगी थी। तो फिर वहाँ से शिक्षकों से सलाह आया कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाइए, इधर इंजीनियरिंग में जाइए, मेडिकल में जाइए। अच्छा। तो नेचुरली वो एकेडमिक्स ने हमको अट्रैक्ट किया इंजीनियरिंग की तरफ में। और एक और था सर, 8th क्लास में मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हुआ था, तो एक फाइनेंशियल नीड थी। तो उसके लिए
था कि फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी या नौकरी जॉब चूज, फाइनेंशियल इनफ्लो होने तो एक इंजीनियरिंग ना बहुत क्लियर पाथ दिया कि आप 12th पास करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे रहते रहते कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। ओके तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। सो जैसे आप नवोदय विद्यालय से किए जी, सो इट्स अ विलेज से किया। यस सर। सो जैसे हम शहर में रहते हैं तो लोगों को पता रहता है कि मतलब कोचिंग क्लासेस आकाश है या फैलन है, दुनिया भर के कोचिंग क्लासेस है, बट आई एम श्योर कि वहाँ पे आपके पास कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं रही होंगी। नहीं सर, बोर्डिंग स्कूल था। बोर्डिंग स्कूल था। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर आईआईटी, मतलब उस छोटे से विलेज में रह के नवोदय विद्यालय ने आपको किस तरह से किया वो तो आपने बता दिया कि बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज एंड दिस थिंग। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर आईआईटी? सर एक माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है नवोदय विद्यालय में, तो मुझे 1 साल अपॉर्चुनिटीज मिला कि उड़ीसा में जाकर पढ़ने का। अच्छा। तो वहाँ मुझे एक सीनियर मिले, उन्होंने बोला कि आपका मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि इंजीनियरिंग कहाँ से करते हैं, तो उन्होंने बोला कि देश में जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं वो आईआईटीज हैं करके। तो पहली बार मुझे पता चला कि आईआईटी नाम की कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास जी। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अपना उस समय मेंटर बोल सकता हूँ, गुरु बोल सकता हूँ। उन्होंने फिर बताया कि वहाँ जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा और वहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मुझे उन्होंने सीधा सीधा बोला कि नवोदय विद्यालय से पढ़ के मतलब एकेडमिक्स आप पूरा करके नहीं क्वालिफाई कर सकते, बिकॉज कॉम्पिटिटिव है। आईआईटी जेईई का एग्जाम इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो उन्होंने बोला कि कोचिंग तो करना पड़ेगा। तो मैं तो डर गया गिवन दैट कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि एक एनजीओ है जो देश के जितने नवोदय विद्यालय हैं उनके 1% टॉप स्टूडेंट को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसका नाम दक्षिणा फाउंडेशन है। दक्षिणा जी, ओके। तो इंडियन ओरिजिन के हमारे फाउंडर हैं मोनिश पॉबराय करके। तो फिर बोला कि वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, स्कॉलरशिप है, मुझे कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बोला उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 10th क्लास में। बट उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। कैसे एलिजिबल होना पड़ेगा कि आपको 9th और 10th का जो एकेडमिक पासिंग जो चीज़ें हैं तो उसमें आपको टॉप करना पड़ेगा, 9th क्लास एंड 10th क्लास। तो मैंने 9th क्लास और 10th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा फॉर द सेम रीज़न। तो वहाँ फिर मैंने लकीली वो एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हम। फिर मेरा जो पढ़ाई हुआ था आगे का वो कोटा में हुआ है, बूंदी, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बूंदी। तो बूंदी के नवोदय विद्यालय में मेरा शिफ्ट हुआ, यहाँ के नवोदय विद्यालय से बूंदी के नवोदय विद्यालय। फिर दक्षिणा फाउंडेशन वाले ने आपको वहाँ पे शिफ्ट किया? वहाँ पे शिफ्ट किया। तो नवोदय विद्यालय में ही उनके सेंटर्स चलते हैं। अभी तो काफी ज्यादा मॉडिफाई कर लिया है उन्होंने, अपने आप को अपडेट कर लिया है। बट उस समय में नवोदय विद्यालय में उनके सेंटर्स थे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय बूंदी में मैं 2 साल रहा। तो कोटा में रेजुनेंस करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से फैकल्टी डेली अप डाउन करते थे। तो हम भी कनेक्ट करते थे कि कोई टीचर हमसे 25 किलोमीटर डेली ड्राइव करके आ रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती थी कि अच्छे से हम पढ़ें। तो मैंने 2 साल बहुत मेहनत किया वहाँ पे, क्योंकि 2 साल हमको घर नहीं आना होता है। अच्छा, 2 साल पूरे 2 साल नहीं, पूरे 2 साल तक नहीं आना होता है। यहाँ हम नवोदय विद्यालय में थे तो विंटर वेकेशन होता था और समर वेकेशन होता था। तो उस परिस्थिति में डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहना, वहाँ का जैसे राजस्थान में टेम्परेचर्स वगैरह का इशू था, खाने का इशू था स्टार्टिंग में। तो एक पहलू वो था। दूसरा पहलू था कि जो हम स्ट्रगल कर रहे थे पढ़ने को लेके, कि हम देखते थे कि हमारे टीचर कितने डेडिकेटेड पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो क्लियर किया। और चाहता तो मैं कानपुर इलेक्ट्रिकल था, लेकिन किस्मत देखिए कि आईआईटी रुड़की में टॉप ब्रांच जो कंप्यूटर साइंस है वो मुझे मिला। जी, ग्रेट, दैट्स ग्रेट अचीवमेंट। बट ये मेरे को बताइए जी, एक आयरनी की बात मैं आपको और बताता हूँ कि मैं 12 तक बहुत ज़्यादा कंप्यूटर तो नहीं सीख पाया था। मैं इवन जो प्रिंट के लिए कमांड दिया जाता था Ctrl+P वो भी नहीं जानता था। अच्छा, तो ऐसा रहा मेरा जर्नी कंप्यूटर। तो मैं भी थोड़ा सा अपने भी बता देता हूँ। तो मैंने जब एयरफोर्स ज्वाइन किया, मेरे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में है, ओके। और मैंने एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया टेक्निकल ब्रांच में। और मुझे कंप्यूटर की बहुत चाहत था, मतलब मुझको कंप्यूटर सीखना ही था। और एयरफोर्स में ऐसा होता है कि इफ़ यू आर कंप्यूटर बैकग्राउंड यू कैन नॉट गो टू कंप्यूटर साइंस, आईटी में। मतलब इम्पॉसिबल है। ओनली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होगा तो आप कंप्यूटर साइंस में जाओगे। लेकिन अब मेरा वो अंदर बहुत ही ये था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला ऑल ऑफ ए सडन। तो मेरे जब 9 साल का सर्विस हुआ था, मैं पुणे में पोस्टेड था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने ग्रैब कर लिया। ओके, नाउ तो तब मैं था नासिक में पोस्टेड, और नासिक में हमारा मोटरोला 680 चिप चलता था वहाँ पे, अंतरिक्ष है, डम टर्मिनल था, और वहाँ पे ओरेकल 3 चलता था,
एंड इसको यूनिक्स चलता था, AT&T यूनिक्स जी। अब उस वाले वो ऑनलाइन सिस्टम था और लोग मेरे को छूने नहीं देते बिकॉज मेरा कंप्यूटर नॉलेज इतना अच्छा था कि मैं एक प्रिंट कमांड, डॉस कमांड नहीं दे सकता था कि अपने हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क पे कॉपी करने के लिए। उस सिचुएशन मैंने स्टार्ट किया है। और जब एयरफोर्स से मैं बाहर निकला तो आई वाज स्टाफ ऑफिसर टू द टॉप बॉस ऑफ IT इन एयरफोर्स। सो अगर दिल में अगर चाह है ना तो कुछ भी पॉसिबल है। जी सर। लोग सोचते हैं कि ये है वो है, बट दैट्स अ क्लियर एग्जांपल। तो क्योंकि आपने एक इंसिडेंस बताया तो मैंने ही बता दिया। अच्छा ओके सत्येंद्र, ये बताओ मेरे को, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने भी पहली बार सुना कि नवोदय विद्यालय से यू कैन एक्चुअली गो टू मिस स्पॉन्सरशिप है कोई फाउंडेशन के। जी। तो ये क्या नवोदय विद्यालय सभी बच्चों को पता है या फिर आपको एक्सीडेंटली पता लगा? जी सर, एक हम लोग का कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उसको अवेयरनेस डालने के लिए कि लोगों को पता हो कि ऐसा कोई फैसिलिटीज है। तो उसमें कंडीशन भी है सर कि यदि आप सक्षम नहीं है, उनको ही है, जरूरी नहीं है कि केवल क्रीम बच्चे ही हों। तो उसमें देखा जाता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। और नवोदय में तो ऐसे आप क्राइटेरिया भी यदि आपको पता होगा तो 75% रूरल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता है। तो एक वो कंडीशन है जो काफी अच्छा लगा है कि पर्टिकुलरली पुअर लोगों को काफी किया जाता है। तो ये सर अभी एट प्रेजेंट वो काफी ज्यादा एक्सपांड भी किए हैं, तो बाहर के जो भी बच्चे अलाउड है। मतलब ये नवोदय विद्यालय कहीं पे भी हो तो उन स्टूडेंट्स को उनको पता है कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जी, जहाँ पे इफ यू आर गुड दिस फाउंडेशन विल टेक। ईयरली सर उनको अवेयरनेस कैंपेन भी हम कराते हैं। हाँ, जो दक्षिणा फाउंडेशन है और उसके वॉलंटियर लकीली हम ही होते हैं। जो एलम्स हैं, दक्षिणा के एलम्स हैं, हाँ एलुमनाई हैं, वो वही उसमें जाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। ओके दैट मींस आप कहीं पे भी पोस्टिंग में जाओगे तो यू विल ऑलवेज बी अटैच्ड टू दैट दिस थिंग एंड देन यू विल कीप मोटिवेटिंग देम। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ओके सो मेरा दूसरा सवाल IIT रुड़की, उसके बाद व्हाई PSN, व्हाई नॉट UPSC? सर अजीब सा टर्न वाला इवेंट्स हुआ मेरे साथ। जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज गया तो कॉलेज स्टेबल होने में मुझे 1 साल लगा। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो सेकेंड ईयर में मुझे चूज करना था कि आगे मेरा जर्नी क्या होना चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे कि 9th क्लास से मैंने IIT के लिए एम किया, तो ये लगभग 4 साल है। तो 4 साल में मैंने अचीव कर लिया सेम चीज को। तो 1 साल मुझे वहाँ स्टेबल होने में लग गया। हाँ, लगता है हाँ कॉलेज में कि इंजीनियरिंग कॉलेज है और स्टार्टिंग में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इंटरेस्ट रहता है, सब एकदम न्यू होता है। और मेरा स्कूल बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो रेसिडेंशियल ही रहा है, बोर्डिंग ही रहा है। तो मैंने बाहर के सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो एक डेवलपमेंट फैक्टर भी था। तो 1 साल लग गया मुझे। जब सेकेंड ईयर में संभाला कि एकेडमिक्स को भी संभाला, बाहर की दुनिया को भी संभाला, तो रियलाइज हुआ कि आगे क्या करना है। तो मुझे अपने सब्जेक्ट में बहुत रुचि थी, कंप्यूटर साइंस में। तो अलॉन्ग विथ कि मैं सोचा कि यहाँ से मुझे एक जॉब मिलेगी, आगे क्या करूँगा। तो वापस एक बचपन का फैक्टर तो कहीं ना कहीं था कि सिविल सर्विसेज है और एक एनवायरनमेंट भी है वहाँ कॉलेज में कि जो अभी आप जानते भी होंगे बहुत सारे इंजीनियर्स IAS IPS सिविल सर्विसेज में एकदम नेचुरल है वहाँ से। इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कल्चर है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने एक चांस दिया अपने आप को। तो मेरे भैया हैं IIT मद्रास एमटेक हैं और बेंगलोर में काम कर रहे थे। तो इंटर्नशिप पे मैं उनको जाके चर्चा किया थर्ड ईयर में। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सीधा बात करा, मेरे एक गुजरात के के IAS थे। तो जो भी मुझे उस समय समझ में आया तो काफ़ी निगेटिव ओपिनियन मिला मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में। तो मैंने फिर मुझे एक नफरत सी होने लगी थी सिविल सर्विसेज को लेके कि नहीं, इस फील्ड में तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने फिर अपना फोकस सारा अपने जॉब पे दिया कि यहाँ से, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन होता है, मेरा पूरा फोकस आया था कि कैंपस सिलेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा जॉब लग गया, रिलायंस जियो में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। तो उसके बाद तो नेक्स्ट सेमेस्टर तो एंजॉयमेंट का ही होता है। फिर उसके बाद मैंने जून 2019 में ज्वाइन किया रिलायंस जियो को मुंबई में। तो वहाँ जाने के बाद मुझे समझ में आया, जो भी वर्क कल्चर था कॉर्पोरेट को मैंने सीखा धीरे से। तो मुझे समझ में आया कि ये तो ठीक है, मैंने अचीव कर लिया, काफ़ी मुझे रुचि भी है अपने कंप्यूटर साइंस में और अच्छा खासा रोल था मेरा वहाँ पे, मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। मैंने बोला कि मैं गांव का एक लड़का इतना दूर तक आ गया हूँ, फिर पीछे पलट कर देखता हूँ कि बाकी लोग तो वहीं के वहीं हैं। तो ध्यान में आया कि उनको
पुश करना है। तो पुश करने के लिए जो चीज़ किया जा सकता था उसमें जो बेस्ट मुझे लगा वो सिविल सर्विसेज था। तो फिर मैंने वहाँ पे डिसाइड किया 6 महीने में कॉर्पोरेट में जाने के बाद कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ आना है। तो वो डिसीजन मैंने सर लगभग 6 महीने लिए ये डिसाइड करने के लिए कि मेरे लिए क्या ऑप्शन है। यदि व्यूवर्स जानना चाहते हैं तो केवल सिविल सर्विसेज से नहीं था, बहुत सारे था। मैंने MBA का सोचा, मैंने बाहर से मास्टर करने का सोचा, तो गिवन दैट कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन है और जो भी है, फिर मैंने सिविल सर्विसेज को ऑप्ट किया सर। ओके, बट अपना PSC ऑप्ट किया, मेरा UPSC नहीं। तो जहाँ हाँ। आपकी बातों का पता लगा जी। मतलब जनरली ये होता है कि जब आप किसी से सजेशन लेते हो, किसी को मेंटर मानते हो, किसी को आइडियल मानते हो, उनकी एक सेंटेंस आपकी लाइफ को बदल सकती है। जी सर। और आई थिंक एग्जैक्टली वही हुआ आपसे। अगर वो जो पहले मुलाकात पे जो पहला ये था IAS ऑफिसर से, अगर उनका पॉजिटिव फीडबैक होता तो शायद आप UPSC की तैयारी करते। जी। सो व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी को मोटिवेट करते हो या फिर डिमोटिवेट करते हो, एक सेंटेंस काफ़ी होता है उस इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक, बिकॉज आज अगर इन्होंने PSC क्लियर कर तो UPSC भी क्लियर कर पाते। IIT रूरकी में जाना इतना ईजी नहीं है। When he has gone to IIT Roorkee and done well, तो PSC भी कर सकते थे, बट one incident has changed him and the thought process change किया और उन्होंने PSC ऑप्ट किया और PSC क्लियर किया है। अब ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है, बिकॉज आप छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करोगे एज अ PSC एंड फ्यूचर इज ऑलवेज देयर विथ यू। एंड दूसरी बात आपने बोला कि इनर, वो जो होता है ना गट फीलिंग या इनर कॉल कि आपको क्या करना है। MBA भी आपके पास ऑप्शन था, जॉब भी ऑप्शन था, प्लस ये भी ऑप्शन था। सो इंसान को हर समय अपने माइंड की नहीं, अपनी गट की सुनना चाहिए, अंदर की मन की सुननी चाहिए। सो तभी आप, बिकॉज जब मन से कुछ भी चीज़ आता है तो वो डीप इनसाइड हमारा अवचेतन मन में रहता है, और वो आप जब चुन के आप करोगे तो सक्सेसफुल जरूर होगे। सो दैट्स माई दिस थिंग। और दूसरा सत्यन कि छत्तीसगढ़ का ये बोला जाता है, छत्तीसगढ़ जो PSC है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है जी, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स का। ये मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। एंड कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है बिहारी टैक्स के जो रोड पे, मैं तो दुकानें बोलता हूँ वैसे। सो आपने कहीं कोचिंग लिया? पहला कुछ मेरे 2 सवाल है। पहला कि क्या आपने कोचिंग लिया? दूसरा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितना हेल्प करते हैं आपको मतलब सक्सेसफुल होने में? जी सर, जैसे पहले चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि सिलेबस वास्ट है कि नहीं है। तो विकास देवी कीर्ति सर को तो सब जानते ही हैं, दृष्टि कोचिंग के हैं, तो वो तो एक्सपर्ट हैं, हम तो एक्सपीरियंस ही हैं। तो वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट है ऐसे करके, और हमने फील किया उस चीज़ को। तो मुझे भी जैसे मेरा जो समय लगा है लगभग 3 वर्षों का समय है, तो मैंने जॉब करते करते इसको एनालाइज किया है और तब जाके मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ये हुआ है। तो सिलेबस का वो है। दूसरा से सर कोचिंग का रहा, तो मेरा कोचिंग के साथ संबंध ऐसा रहा कि मैं जॉब में था ऑलरेडी। मैं मॉर्निंग 9 to इवनिंग 7 और 8 वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो मेरे सामने स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था मेरे लाइफ में। तो फिजिकल हेल्थ की वजह से मैं फर्दर ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले सकता था कि मुझे फिर स्क्रीन टाइम मेरा एक्सटेंड हो जाता। तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने वो नहीं लिया। और सर एक और फैक्टर था कि डे टाइम में भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंगेज हूँ अपने वर्क पे। तो ये दोनों चीज़ से एलिमिनेट हो गया। फिर भी मैं बोला कि मैं यदि मैनेज करता हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त थे और उन्होंने कोचिंग किया हुआ था, मैंने पर्सनली उनसे बात किया, तो मुझे समझ में आया कि उनमें और मुझ में बहुत अंतर नहीं है। तो मुझे भी एक नेसेसिटी हुआ नहीं, गिवन कि मेरा एज है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेरे बचपन से देने का जो अनुभव है, तो मुझे लगा कि मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी के साथ। तो मैंने वो चीज़ नहीं किया। जब सर मैं फर्स्ट क्या बोलना चाहिए, एक मेरा जैसे ओवरऑल, जैसे मैं आपको सेकंड अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट क्या बोलना चाहिए, सीरियस अटेम्प्ट है 2 अटेम्प्ट। बाकी मैंने एक बार प्री मैंने 4 बार दिया है। तो 4 बार का स्टोरी क्या है कि एक बार मैंने फॉर्म भरा और एग्जाम डेट पे गया मैं। अच्छा। तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता, अदरवाइज इनको गलत मैसेज जाएगा। तो सेकंड अटेम्प्ट पे मैं ऐसा था कि फॉर्म भरा था, 1 महीने की पढ़ाई किया था मैं। तो उस अटेम्प्ट के बाद रियलाइज हुआ कि यदि मैं सच में सीरियस हूँ CGPSC को लेके, तो आई हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस। तो फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई चालू की। फिर मैंने जब सीरियस मेंस फेल किया,
सर मेरा जो 2 अटेम्प्ट है, जैसे आपने बोला प्री क्वालिफाइड है, मैं इंटरव्यू तक गया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे। फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं इंटरव्यू तक गया था, सेकंड अटेम्प्ट पे भी मैं इंटरव्यू तक गया था विद पोस्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा रैंक 349 आया, मुझे पोस्ट नहीं मिला, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मेंस का कोचिंग करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेंस में मेरे द रीज़न वाज कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो था कि मेरा मेंस ठीक नहीं है। तो मैंने एक स्कॉलरशिप के बारे में, दिल्ली आया है बिलासपुर में ही, तो उसके बारे में मैंने सुना। तो फिर वो स्कॉलरशिप है, तो मुझे लगा कि यदि मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ तो मैं उसको क्रैक कर लूँगा। तो लकीली मेरा वहाँ पे सेकंड रैंक आया। अच्छा। तो 100% स्कॉलरशिप, तो मैंने वो लिया। फिर मैं सर वहाँ पे ऑनेस्टली मैं क्लासेस गया। तो क्लासेस जाने के बाद मैं देखता था कि मैं रहता था अशोक नगर पे, और मुझे जाना है मंगला, और वहाँ से ट्रैवल करना है और 3 घंटे की क्लासेस करनी है। तो मैं देखता था कि दिन का मैक्सिमम टाइम इसी में ही चला जा रहा है आने जाने में। हाँ। तो मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा कि कोचिंग मैंने उनके यहाँ से नहीं किया। तो मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और मैं कोचिंग 5 ही दिन गया हूँ दिल्ली आईएएस में। ओके। और मैं वहाँ पे एनरोल्ड स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने वहाँ से कोचिंग नहीं की, तो उनके लिए गलत हो जाएगा। तो मैंने फिर देखा सर कि कोचिंग में है क्या, जैसे आपने एक चीज पूछा कि कोचिंग इंडस्ट्री सच में जरूरत है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि यदि कोई स्टार्टिंग में करता है, जैसे मेरा एज है और मेरा जो अनुभव हो चुका है, मैच्योरिटी मेरे अंदर जितनी आ गई है, उसके हिसाब से नेसेसिटी नहीं है कोचिंग की। आप सेल्फ कर सकते हैं गाइडेंस में। अब कोचिंग में कंफ्यूजन होता है सर कि कोचिंग में आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, क्लासरूम कहना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज कहना चाहते हैं कि मॉक इंटरव्यूज कहना चाहते हैं। तो मेरा कोचिंग का जो क्लासरूम रहा वो कभी नहीं रहा, बहुत कम रहा, जो मैं 5 दिन आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मॉक टेस्ट है मैंने जरूर मॉक टेस्ट दिया है, जैसे टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज होता है, प्री का टेस्ट सीरीज मैंने दिया है दिल्ली आईएएस से, और अदर कोचिंग से भी दिया है, और मैंने मेंस का भी टेस्ट सीरीज लिखा है सर। मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिए हैं सारे कोचिंग में। अच्छा। तो वो डिफरेंशिएशन करना जरूरी है सर मेरे हिसाब से। सो मतलब जो भी स्टूडेंट जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका फोकस होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होना जरूरी है कि उनको चाहिए क्या। So based on that, either you can go for your own self study जैसे इन्होंने किया है, या फिर आप कोचिंग जा सकते हो। करेक्ट? आई एम करेक्ट? एक ऐड करूंगा सर मैं, जैसे एक चीज़ है कि मैंने ग्रुप स्टडी किया है। तो हम लोग ग्रुप में पूरे पीएससी को डिकोड करने की कोशिश करते थे। एवरी डे वी मेक मल्टीपल स्ट्रेटजीज। ओके। कि फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि मैं एलोन करूं तो मैं ही उसका वेरिफिकेशन मैं खुद कर रहा हूं। बट हम ग्रुप में हैं तो उस पर कमेंट्स आते हैं। तो हम लोग का जो स्ट्रेटजी है वो भी मैच्योर होता गया टाइम के साथ। तो वी वर ग्रुप ऑफ 4, तो उसमें से हम 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एक मेरा है एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, एंड एक फीमेल कैंडिडेट है, उनका ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। बट मेरे 2 फ्रेंड का अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया, बट मतलब उनके ठीक रैंक है, बट पोस्ट के लिए रैंक नहीं हुआ। एक 196 है, एक 265 रैंक है। सो व्हाट यू मीन टू से इज, मतलब मैं एक्चुअली इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, बिकॉज जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे तो दे आल्सो वुड लाइक टू नो कि किस क्या स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हो। सो एक तो मुझे ये पता लगा कि सबसे पहले तो लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप होना चाहिए। जी सर, वाइब आपका मैच करना चाहिए, आपको सिंक में होना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके 5 फ्रेंड्स की एवरेज पर्सनालिटी आपकी होती है। सो दैट मीन्स आप उन्हीं लोगों से वाइब्स मैच कर पाओगे जो आपकी सोच के साथ मैच करते हैं। जी, और जैसे आप नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ाई हूँ, तो मेरे बाकी फ्रेंड्स भी नवोदय विद्यालय से थे। तो ये कनेक्टिंग फैक्टर था। हाँ, सो कहीं ना कहीं नवोदय विद्यालय के जो वैल्यूज इनको इनकलकेट किया, बिकॉज बच्चों में जब 4 से 14 साल के बच्चे होते हैं, तब दैट इज द टाइम व्हेन उनकी पर्सनालिटी बन जाती है 70% ऑफ द पर्सनालिटी। एंड चूंकि आप लोग सब नवोदय विद्यालय से हैं, तो आप लोगों के वैल्यूज एंड आपकी थॉट प्रोसेस सेम था। सो जो भी आप लोग कर रहे हो, तो ग्रुप में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सभी लोग ग्रुप में उनकी फोकस सेम होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब फोकस सेम होता है, क्लैरिटी होती है, देन रेजोनेंस हैपेंस। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इन्होंने किया था। और कोई स्ट्रैटेजी जो बच्चे मतलब देख रहे हैं? सर जैसे ग्रुप से एसोसिएटेड जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मान के चलिए
किसी भी क्लासरूम में, मैं कोचिंग ही नाम नहीं दूंगा, किसी भी क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है, आपको नोट डाउन करवाया जाता है चीज़ों को, तो आप इसके अलावा यदि सेम चीज़ को अपने दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हेन यू एक्सप्लेन एंड डिस्कस, तो वो क्लैरिटी मल्टीपल टाइम्स होता है, विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस योर टाइम। जो टाइम ड्यूरेशन आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 6 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करता है। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जैसे मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स क्या होना चाहिए डे में पढ़ने के लिए, तो मैं उनको एक ही स्टेटमेंट बोलता था, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। करेक्ट। नंबर ऑफ आवर्स आपको डिसाइड नहीं करता है कि आपको वो चीज़ समझ में आए कि नहीं, तो मैं बोलता था कि आप अंडरस्टैंडिंग में फोकस करिए। तो मेरे ख्याल से जब आप डिस्कशन की जो बात कर रहे हो, सो एक तो आपको क्लैरिटी मिलता है आपके सब्जेक्ट पे, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज जब आप दूसरे के साथ डिस्कशन करते हो, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्रुप स्टडी करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू हैव 1-to-1 आल्सो, सो दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। जी। यस, एनी अदर स्ट्रेटजी? आपको नोट्स बनाने का तरीका? सर स्ट्रेटजी में तो बहुत है। मैं किसी भी इन जनरल कैंडिडेट को बोलना चाहूँगा कि आपके पास किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस होता है, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो बेस्ड ऑन दोस 2 आप अपना नोट्स और मटेरियल को एग्रीगेट करते हैं। ओके। तो ये 3 चीज़ है। इसके अलावा सर पीएससी के डायमेंशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप मेंस में जाएंगे तो आंसर राइटिंग है। तो मैं आपको पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ेंगे तो आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर पेपर, जैसे मेंस होता है, मेंस 7 पेपर्स होते हैं उसमें, फिर 3 पार्ट होते हैं उसके, तो उसमें आपको पूरा डीप इनसाइड घुस के आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्या हुआ है। जरूरी नहीं कि सिलेबस में जो डिफाइंड है वो सारा चीज़ पूछे आपको। तो आयोग का कहीं ना कहीं फेवरेट सेक्शन होता है हर टॉपिक में, तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देन आपको पैरेलली आपको मैच करना है कि वो चीज़ आपके नोट्स में है, उस रेफरेंस बुक में है, उस सोर्सेस में है कि नहीं है, तो इन तीनों चीज़ का समायोजन ही आपका सिलेक्शन करवाता है। हमने बहुत किया इस चीज़ को। ओके, ग्रेट। और एक नोट्स मेकिंग का था सर, हमारे पास नोट्स नहीं थे, तो जो ग्रुप का मैंने चर्चा किया है, तो वो ग्रुप हमने मिल के हमने 4 महीने में 7 जो पेपर है मेंस का, आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि कितना वास्ट है वो चीज़ हमने 4 लोगों ने मिलके बनाया है। क्या था, ऑनलाइन था, हम ऑनलाइन गूगल डॉक्स में हम टाइप करके बनाते थे, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स का क्या चैलेंज है आप देखिए कि आप जब नोट्स बनाने जाएंगे तो आप एक लाइन लिखेंगे, आप दूसरी लाइन में आप डाउटफुल हो जाएंगे कि मैं नेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए मेरा। बट ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको फॉर द टाइम बिंग आपको एक लाइन आया है, आप उसको छोड़ के आप फ्यूचर में कभी भी उस पर वर्क कर सकते हैं, कभी भी एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं सर्टेन लाइन को। तो हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन जो नोट मेकिंग है उसमें पाया। तो हम चारों मिलकर उस पर काम करते थे, 5 लोग थे एक्चुअल में। तो हम लोगों ने मिलके वो चीज़ किया जो कि हमको काफ़ी हेल्प किया। ओके, ग्रेट। आई थिंक दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच आई हैड, बिकॉज हमें ये बोला जाता है कि जब हाथ से आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली जाता है, तो उसके आपके ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होता है जी। तो आई थिंक ये पॉजिटिव है कि मतलब आप कभी भी उसको एडिट नहीं कर पाओगे हैंड रिटन वाले में। अदरवाइज आपको क्या है, ओवर राइटिंग करना पड़ेगा, पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, वो चैलेंजेस है उसमें। तो वो मुझे लगता था कि वो ट्रेडिशनल आउटलुक है। बट वन थिंग है जो ऑनलाइन पे जो बैकफायर कर सकता है वो है, जैसे हम लोग के साथ भी जैसे हुआ, तो हम लोग का बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा मेंस में। ठीक है, जो मैं बाकी मेरे 2 मित्र रह गए हैं उनका भी सेम रीजन है कि मेंस में यदि उनका बहुत अच्छा मार्क्स होता तो वो अभी पोस्ट पे होते। तो हम लोगों ने क्या किया था कि जस्ट उस 4 महीने में जो ड्यूरेशन चल रहा है, प्री फेब में होता है, फिर मेंस जून में होता है, इसी पीरियड में ही हम लोगों ने बनाया था। अच्छा। हम लोगों ने जो गलती की थी वो एक था कि रिवीजन हम लोग का नहीं हो पाया, और दूसरा चीज हम लोगों ने ऑन बेस्ड ऑन आवर नोट्स हमने आंसर राइटिंग नहीं की है मेंस में, जो कि बहुत क्रूशियल होता है कि आपने रिकॉर्ड तो कर लिया बट यू हैव टू एक्सप्रेस, बिकॉज़ एग्जाम में 3 घंटे में लिखना पड़ता है। जी जी। हाँ, मैं उस पर भी आऊंगा कि जो 4 दिन होते हैं कितने पेनफुल होते हैं मेंस के लिए। तो और जो चीज मुझे नहीं पता था, हम लोग को नहीं पता था ड्यूरिंग और प्रिपरेशन, तो वो चीज़ पे मैं आऊँगा। तो नोट मेकिंग में वो चीज़ था, तो हम वो दोनों चीज़ किए होते तो हम लोग का रैंक भी बहुत अच्छा आया होता। और मैं आपको जो बोल रहा था कि
पूरे CGPSC में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो केवल मेंस है। ये चीज़ हमको समझने में 1.5 साल लगा, सोचिए, ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। क्योंकि कम्युनिटी में क्या है, बताने वाले भी लोग नहीं है। तो जो जेलसी होती है, मुझे ओपनली बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है। तो जेलसी है, आप किसी से पूछेंगे तो ओपनली शेयर नहीं करते। तो ये चीज़ जब हमको पता चला, जब सेल्फ रियलाइज किए कि जो सिलेक्शन कराता है वो मेंस है, तो हमारा फिर जो सीधा जो प्रहार है वो मेंस में हमने चालू किया। ये वो शेयरिंग वाला, लोगों को ये लगता है कि मेरा नॉलेज अगर मैं शेयर कर दूं तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, लोग वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो। बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन है, बिकॉज हम यूनिवर्स को जितना भी देते हैं, हमारा यूनिवर्स हमें डबल देता है। सो दैट हैज़ टू बी गुड इन माइंड। नाउ सत्यन, चूंकि अभी नाउ वी आर ऑन दैट स्टेज दिस थिंग, तो मेरा ये था कि क्या आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हो, बिकॉज हम ये प्लान कर रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनके नोट्स हम अपलोड करेंगे, सो दैट जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको रिफर कर सकते हैं अगर उनको चाहिए तो। बिकॉज नेचुरली आपने अगर सेलेक्ट हुए आप, तो आपके नोट्स बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखे होंगे। सो इफ इट इज ओके विथ यू, कैन यू शेयर द नोट्स सो दैट वी कैन अपलोड इन दिस थिंग? सर, मुझे तो जो फाइनल पोस्ट मिल सकता था वो मुझे मिल गया है। बट हमारे साथ जो प्रिपेयर किए हैं वो स्टूडेंट ऑलरेडी अभी हैं। तो उनसे मैं बिना डिस्कस किए चीज नहीं बोल सकता। ओके, ठीक है। तो जब उसका फाइनल वर्जन हो जाएगा और बाकी जब फ्रेंड्स मेरे साथ एग्री करेंगे, बिकॉज वो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पे, इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनसे बिना डिस्कस किए वो चीज ओपन। इट्स बेसिकली टू हेल्प अदर्स, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने इतना मेहनत किया है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, बिकॉज नेचुरली आपने जो जैसे बोला पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद देम एंड इफ इट इज पॉसिबल वी विल अपलोड। मैं तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए अवेलेबल हूं ही, तो वो कभी भी मुझसे पूछ ही सकते हैं। और ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं ही, तो कभी भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वहाँ रिफर कर ही सकते हैं उनको। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू डिजिटल लाइब्रेरी, चूंकि मैं बिलासपुर स्मार्ट सिटी से कनेक्टेड हूँ प्लस, तो ये तो डिजिटल लाइब्रेरी का सेटअप करने में मेरा थोड़ा सा हाथ है, पार्ट ऑफ इट। सो तो डिजिटल लाइब्रेरी एक मतलब हाउ डू यू कंपेयर डिजिटल लाइब्रेरी विद द, बहुत सारे प्राइवेट लाइब्रेरीज भी हैं यहाँ पे बिलासपुर में जो चार्ज करते हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी किस तरह से अलग है उन लाइब्रेरियों से, एंड आपने किस तरह से इसको यूज़ किया? सर, एक समय था जब मैं घर पे, रूम पे, जैसे रेंट पे ही हम लोग रूम लेते हैं जो तैयारी करने आते हैं, तो हम लोग रूम पे तैयारी करते थे। तो एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है आपके बिहेवियर का, कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको रूटीन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। बट ह्यूमन नेचर है कि आपको कभी भी आप स्लिपी फील करते हैं, या फिर अदर चीज़ें हैं जैसे कि खाना बनाना है, तो उस पर टाइम कंट्रोल नहीं है। तो ये मेरे रीजंस थे लाइब्रेरी की तरफ मूव करने का, पहला। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था माहौल। आप रूम में एलोन हैं, आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं, बट मुझे चाहिए था कि वहाँ पे माहौल है, फिर जो नॉलेज सर्कुलेट होता है उस एनवायरनमेंट पे, कि भाई 4 लोग तैयारी करने वाले हैं एंड कुछ भी डिफिकल्टी होता है, आप क्या करेंगे रूम पे अकेले। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, फिर मैं सेंट्रल लाइब्रेरी जो है बिलासपुर में, तो उसके तरफ मैं गया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई एडमिशन के लिए, बिकॉज सब जाना चाहते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़, जैसे आपने बोला कि क्या डिफरेंसेस हैं, तो जिस कॉस्ट पे जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कंपेयर नहीं कर सकते आप, ऐसा है। तो वो बेनिफिट था कहीं ना कहीं, और मैं चाहूँगा कि सरकार को कि और ऐसे लाइब्रेरी बनाना चाहिए। रायपुर हमारे कंपटीशन में है, तो सेम चीज़ बिलासपुर में भी है। और सर, वहाँ जाने के बाद जैसे मैं तो CS मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो जैसे जो ऑडियंस हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो मैं हर चीज़ पे गूगल करता था सर, क्योंकि आज इंटरनेट पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं ऑलवेज क्रॉस चेक करता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिलाई करता था उस पर, ऑलवेज मेरा क्रॉस चेक होता था। तो आप देखेंगे कि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, कि कुछ इंग्लिश वर्ड है, मैंने जैसे मेरे मीडियम इंग्लिश रहा है, तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसका वहाँ पे गूगल सर्च कर लिया। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे वेरीफाई करना है, तो जितना भी चीज़ ऑनलाइन मुझे मिल सकता था मैंने वो चीज़ यूटिलाइज किया है। तो थैंक्स टू द वाईफाई जो उन्होंने प्रोवाइड किया, फ्री वाईफाई का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। मेरे पास लैपटॉप था सर, तो मैं बहुत ज़्यादा सिस्टम यूज़ नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। कि जैसे मैंने कहा कि वो लोग भी ऑनलाइन अपने गूगल डॉक पे यूज़ का प्रयोग करके अपना नोट्स बनाते थे, एक वो चीज़ है। और सर बाकी तो जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, सिटिंग व्यवस्था है, वाटर फैसिलिटीज़ है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आरामदायक थी। तो
एक काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो पीएससी प्रिपरेशन के लिए मैं बोल सकता हूँ, वो वहाँ पे मुझे मिला। और यदि आप मेरे रूटीन की बात करेंगे तो एक समय ऐसा था कि हम मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में मॉर्निंग में हम जाते थे और रात को 10 बजे वहाँ से वापस आते थे। अच्छा, हाँ, जनरली करते हैं बच्चे। हाँ, तो वो वाला चीज़ हमने सर वो स्टार्ट किया, हम ही वो लोग थे जो वहाँ पे एक जो कल्ट है वो बिल्ट हुआ है। तो अभी जो आप देखते हैं डिमांड में भी आता था कि 12 बजे तक लाइब्रेरी ओपन होना चाहिए। अभी तो 24 आवर्स की बात चल रही है। तो लाइब्रेरी का ये रूल है सर। प्राइवेट लाइब्रेरी ये था सर कि कॉस्ट भी उसका ज़्यादा था और मुझे जिस टाइप का सेटअप है वहाँ पे जैसे कंपार्टमेंट वगैरह है, तो वो मैं उसके पक्ष में नहीं था। बाकी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है लोगों का, तो वो मैंने चूज़ नहीं किया इसलिए। इनफैक्ट अभी हमने थोड़ा सा और भी चेंज कर दिया इसको, पीपीपी मोड पे लेके गए लाइब्रेरी को जी। सो हम अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर भी अभी खुल गया है जी, और वहाँ पे थोड़ा सा हमने कॉस्ट ज़्यादा दिया है। तो देन वी आर ब्रिंगिंग ऑल द पूरे ग्लोबली जो भी लाइब्रेरीज फ्री हैं तो उनके उसको दिया हमने, सो दे कैन एक्सेस एनी लाइब्रेरी। प्लस जैसे मैंने बोला कि पीएससी के जो अभी आपकी जो पास आउट वाले जो पेपर्स हैं अगर वो देते हैं तो हम उनको स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे सो दैट बच्चों के ऐसे बहुत सारे हमने वैल्यू एडिशंस किए हैं इसमें। हमने थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाया है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह, एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। सो वी आर ट्राइंग टू एनेबल एंड एम्पावर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी। सो दिस इज काफ़ी अच्छा है सर ये, ताकि जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जाता है उसको समझ में आ जाए, काइंड ऑफ काउंसलिंग टाइप का भी हो जाएगा। एंड देन अभी हम थोड़ा दिनों के बाद जैसे आप लोग जो क्लियर हुए हैं आप लोगों को बुला के बच्चों से तो ये कराएंगे सो दैट दे कैन आस्क टॉक टू यू 1-to-1 जी। सो बेसिक एम इज टू मोटिवेट पीपल एंड देन ब्रिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हाँ सर, हम भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे जो कलेक्टर साहब हैं बिलासपुर के, वो वहाँ पे उनका विजिट हुआ। हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो भी वहाँ आया करते थे। डेप्यूटी कलेक्टर जो रहे हैं पीयूष तिवारी वो भी आते थे। तो हम तो उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हमारे सीनियर बैचेस के 2020 के, तो उनको देख के एक बोले या मत बोले उनका जो विजिट ही है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता था। ग्रेट। सो नाउ कमिंग टू बिलासपुर, सत्यन, बिलासपुर पिछले 5 सालों में बिलासपुर का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिलासपुर या छत्तीसगढ़ के इंटरनल what is the state of IT infrastructure as compared to tier 2 and tier 1 cities? दूसरा, पिछले 5 सालों में आपने बिलासपुर में IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस देखे हैं क्या? सर IT इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बोलेंगे तो जो 5G सर्विसेज है तो वो आई है सिटी पे, और जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह ऑटोमेशन, तो वो ऑटोमेशन वाला जो चीज़ है वो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ सर। मैं तो पूरा सिटी में यदि ट्रैवल करते हैं, पहले ये नहीं था तो लोग बहुत दिक्कत होता था, टाइम डिले होता था काफ़ी ज़्यादा, तो एक वो चीज़ है। इसके अलावा सर स्मार्ट लाइब्रेरी तो एक उदाहरण है ही, जिन्होंने एक जो ट्रेडिशनल स्टडी था उसको काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है। तो जो कि जस्ट बिकॉज कि वो पब्लिक सेक्टर में है इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं तक लिमिटेड है। प्राइवेट लाइब्रेरीज भी उनको कॉपी कर रही है। तो एक जो चेंजेस है पूरे सिटी में जो इकोसिस्टम में वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सर यदि आप मतलब गवर्नमेंट का पूछना चाह रहे हैं या फिर प्राइवेट? इन जनरल प्राइवेट, बेसिकली मोर ऑफ प्राइवेट, बिकॉज मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, सो प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरी गवर्नमेंट भी जा रही है। सो बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, मतलब आईटी का अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ आईटी के क्षेत्र में बहुत पीछे है जी, एज कम्पेयर टू टियर 2 एंड टियर 3 से आप ले लो नागपुर, पुणे वगैरह से। हमारे पास लोकलिटी भी बहुत कम है सर, बहुत आईटी में जो। तो इसका क्या कारण क्या है? मतलब एक तो बाहर की कंपनियां नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही हैं? यहाँ के बच्चे उतने कैपेबल नहीं हैं। तो आप यंग हो तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जी सर, जैसे हम लोग जो प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ हमारा लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो जैसे यदि ये कोस्ट होता तो बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि जो बाहर की कंपनीज है वो वहाँ पे आना पसंद करती, क्योंकि उनके लिए जैसे मुंबई जहाँ लोकेटेड है, कोलकाता लोकेटेड है, चेन्नई जहाँ लोकेटेड है, या हैदराबाद भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जो सिटी अभी जब वर्तमान में से पुणे डेवलप हो रहा है, तो आईटी को उसने लिमिट नहीं किया है। बाकी जो सेक्टर्स हैं उस पर तो है एक लिमिटेशन हम लोग का कि भाई आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो हमको चाहिए, हार्बर चाहिए। लेकिन आईटी का ऐसा नहीं है। आईटी में आपको क्या होना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपके पास सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, और वो सिटी धीरे से डेवलप होना चाहिए ताकि लोग अपना लाइफस्टाइल वहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हों। तो जैसे रायपुर अभी एग्जांपल में हम देख रहे हैं, तो बहुत सारे जो आईटी कंपनीज है वो अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि इसका कॉस्ट कम है। अब अदर सिटीज में देखेंगे, जैसे मैं तो रहा हूँ मुंबई में, तो मुंबई की जितनी चीजें अभी पुणे शिफ्ट हो रही हैं। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में हमने सुना है, तो गवर्नमेंट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उस चीज को देखा उन्होंने,
तो वो एक्सप्रेस वे बनाया, तो जितने भी उन कंपनी के वो हैं उनके लिए एक रूट प्रोवाइड कर देगा। तो मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कंपनियाँ आए छत्तीसगढ़ में और इनका भी डेवलपमेंट हो। तो मेरा भी कहना वही है कि आज नहीं तो कल, मतलब अगले 3 या 4 साल में नेचुरली आएंगे, बिकॉज आप देखोगे कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता ये सब सैचुरेट हो चुके हैं। टियर 2 सिटीज जो है, पुणे है, नागपुर है, नासिक है, ये भी सैचुरेट हो रहे हैं और वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इफ यू सी दैट, अगर छत्तीसगढ़ में देखोगे, रायपुर या बिलासपुर में लैंड का कॉस्ट कम है, मैन पावर का कॉस्ट कम है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है। ओनली थिंग इज, अगर बाहर के सिटीज यहाँ पे आते हैं और गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो अगले 3 से 4 साल में यहाँ पे भी ये भी एक IT हब बन सकता है। जैसे आपने बोला रायपुर ऑलरेडी आ रहा है, सो नेक्स्ट इज बिलासपुर ओनली। जी गवर्नमेंट भी सर काफ़ी IT हब बनाने के पीछे है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट के भी प्रयास हैं। यस, सो बिकॉज दैट इज द वे बिकॉज अभी आज का जिसमें प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जैसे आप हो, आपने 12th किया, उसके बाद आप बाहर निकल गए और आप एक और केस हो जहाँ पे वापस आए हो, आप शहर सिटी के लिए कुछ कर रहे हो या फिर आपने स्टेट के लिए कर रहे हो। बट जनरली बच्चे जो अच्छे थोड़े से पढ़े लिखे में बाहर जाते हैं तो वापस नहीं आते जी। उनका ये नहीं रहता कि बिलासपुर में जाके करेंगे कि रायपुर में जाके करेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और यहाँ पे जो बच जाते हैं वही बच्चे बच जाते हैं जो मीडियम है या फिर लो है जी। सो उसके कारण भी थोड़ा सा प्रोग्रेस कहीं ना कहीं कम हो रहा। दैट इज माय थिंग। वही है सर कि वापस उनको आने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी तो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरा एक फ्रेंड है, वो सिंगापुर में काम करता है, सेम स्टोरी, सेम नवोदय, सेम दक्षिणा फाउंडेशन एंड IIT गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस। ओके। तो वो अभी सिंगापुर में काम करता है। तो वो अभी छत्तीसगढ़ में अपने गांव से चालू कर रहा है वो, और बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। ओके। तो जो आप बोले हैं कि जो आ नहीं पाते हैं, तो आने के लिए आपके पास कारण होने चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट होंगे। और सेम जो जॉब बाहर का जो कंपनी उसको प्रोवाइड कर रहा है वो आए तो और भी ये चीज एक्सेलरेट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बिकॉज पैसे एक बात है, लाइक अगर आपके पास ड्राइव है कि कुछ करना है, so then you can always come, money will come always। जैसे आपके फ्रेंड है, I would like to talk to him also because if he has come and setting up an online, because ऐसे ही लोग आगे जाके, मतलब यही लोग हैं जो हमको बिलासपुर को या फिर गांव को ऊपर लेके जाएंगे। अदरवाइज इफ nobody thinks on those lines तो कैसे जाएगा बिलासपुर या छत्तीसगढ़ ऊपर। जी सर, हम लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे कि मेरा सिलेक्शन जब नहीं हुआ था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था रिलायंस जियो में, तो मेरा पार्ट ऑफ इनकम था वो मैं इन्वेस्ट कर रहा था बच्चों पे। तो मेरे गांव से मेरे बाद नवोदय विद्यालय में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था 14 ईयर्स। तो मैंने टारगेट लिया कि मैं जब नवोदय के इतना अच्छा रिलेटिवली मैं ऐसा प्रोडक्ट बन सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं बन सकते। तो मैंने सेम चीज़ उस पर इन्वेस्ट किया कि आप आइए। तो लकीली उस ईयर में बहुत सारे बच्चे क्लोज मार्जिन से रह गए, एक का सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट ईयर उनको देखते हुए एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ। फिर मैं इधर अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया, फिर एक वैक्यूम आ गया वहाँ पे। तो फिलहाल जो थर्ड बैच था उससे किसी का नहीं हो पाया सिलेक्शन। फिर हमने अभी फिर कोशिश किया है, तो एक्सपेक्टेशन है कि हो जाए। तो सत्यन, तो मेरा अगला सवाल है, मेरा जो फेवरेट है ना, जैसे आपने बोला कि आप लोग 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हो, करेक्ट? पढ़ते थे, अभी भी बच्चे पढ़ते हैं। सो कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब चीज़ों में। बिकॉज आप जैसे एक स्पोर्ट्समैन है तो उनका भी एक मेंटर होता है, कोच होता है, बिकॉज दे वर्क ऑन द मेंटल स्टेट। सो मेंटल हेल्थ का क्या मतलब क्या रोल है एक PSC क्लियर करने में? आप अपने मेंटल स्टेट को किस तरह से मेंटेन किए हैं, या और जो बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं, व्हाट आर योर सजेशंस कि हाउ दैट मेंटल स्टेट कैन बी मेंटेन? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा माइंड और हमारा बॉडी कनेक्टेड है। इफ यू आर नॉट मेंटली स्टेबल देन यू विल फिजिकली आल्सो हैव अ प्रॉब्लम। एग्री सर। या सो सर मेंटल हेल्थ का, जैसे मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे ये हमेशा मोटिवेट करता है, क्योंकि मेरा जो स्पोर्ट्स का जो अनुभव है, हारने का, जीतने का, टीम स्पिरिट की जो भावना होती है, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होती है, ऑनेस्टी की भावना होती है, जो कि वहाँ आप चीट करके जीतेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। तो ये सारे जो वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहे हैं। और जैसे आप बोलते हैं कि मेंटल स्टेट का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। आप जिंदा हैं तो है चीज़ें, करेक्ट, कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं या मेंटली परेशान हैं किसी न किसी कारणवश से, तो आप
का जो एफिशिएंसी है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन हम लोग क्या करते थे, जो रिड्यूस करने के लिए कि मेंटल प्रेशर, मतलब जो प्रेशर बनता था या फिर घर की कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से पढ़ाई में उसका इम्पैक्ट पड़ता था इनडायरेक्टली, तो हम लोग ग्रुप में थे, तो पीयर जो होता है शेयरिंग चीजें हम शेयर करते थे एक दूसरे को, तो वो चीजें क्या होती थी, रिड्यूस हो जाती थी। सेम चीज को जैसे पीएचडी का सिलेबस वास्ट बोलते हैं, अदर भी चीजें हैं जैसे नीट का पेपर, जेई का पेपर भी कहीं ना कहीं टफ तो है। तो बच्चे अभी भी जैसे आप लाइब्रेरी में यदि आप जाएंगे तो वो स्कूल के भी बच्चे वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कभी ना कभी पूछते हैं। जैसे मैं तो सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे से एक दिन नीट का बच्चा आके मेरे से पूछता है कि भैया आगे क्या करना है। तो वो जो प्रेशर सा बना हुआ है, तो यदि अकेले वो करने जाए देखेगा, और जब वो लूप में फंसना चालू होगा धीरे से कि भाई मेरा लाइफ मोनोटोनस हो जा रहा है, मैं इससे कैसे बाहर आऊं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चला जाएगा, अपने लो पे चला जाएगा, तो उसको एफिशिएंट वो नहीं हो पाएगा। तो हम जो करते थे वो ये करते थे कि मेरा जैसे बहुत फेमस लाइन है, मैं बोलता था आपके हाथ में है तो आप पूरा एफर्ट मारो, बिकॉज आप कर सकते हो उस चीज, आपके हाथ में नहीं है उस चीज को आप जो आपके कंट्रोल में नहीं, हाँ, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हाथ में एग्जैक्टली सेम कंट्रोल, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप नहीं कर सकते। तो हम लोग ये वर्ड यूज करते थे। और जैसे कि हो सकता है कि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहते थे लाइब्रेरी में। बहुत लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में करते थे, हम गपशप करते थे, दोपहर का लंच हम साथ में करते थे। तो एक जो होता था कि आपको ब्रेक लेना है, रिचार्ज होना है वापस से पढ़ने को लेके, तो हम लंच साथ में करते थे। शाम को हम लोग मैंडेटरी 1 आवर का ब्रेक, वो हम लोग आपस में एग्री करते थे कि आज हमको समोसा खाने जाना है, चाय पीने जाना है कि भेल खाने जाना है। तो वो चीजें हैं। फिर उस पर पढ़ाई की बातें बहुत कम होती थी, 5 to 10 मिनट्स उस 1 घंटे में, और हम लोग इधर उधर की बातें करते थे जो अपने आप को रिचार्ज कर देता था। तो माइंड पे वो कभी आया ही नहीं कि पीएससी का प्रेशर है, घर से प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उस चीज को एंजॉय किए हैं काफी ज्यादा। पूरे जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जरूर होते हैं कि कभी क्या होता है, एग्जाम क्लोज बाय है, आप चीज़ों को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस पहाड़ सा है, तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन जरूर होते हैं। लेकिन हम लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग उस चीज़ को ऐसे जो पीयर हैंडलिंग बोलना चाहिए वो हम लोग जरूर करते थे। हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आपने बताया कि स्कूल के बच्चे आते हैं 11th and 12th वाले, एंड प्लस दे आस्क यू। आई थिंक वो हमने अभी स्टार्ट भी किया है, स्कूल के बच्चों को भी हमने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देना चालू किया, एंड आई थिंक ये हमें फॉलो करना चाहिए और स्कूल के बच्चों को लेकर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। कहीं ना कहीं 11th में हम जब सब्जेक्ट लेते हैं तो पेरेंट्स के प्रेशर पे ले लेते हैं, बट उनका जो पैशन कुछ और होता है। सो जब आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, तो बच्चों का एक ओवरव्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब आउटलुक थोड़ा सा बढ़ेगा कि क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन तो मेरे साथ अल्टीमेट एसोसिएटेड होता है, जैसे आपने भी पूछा कि इंजीनियरिंग से इधर क्यों ऐसा करके, तो मैं भी काफी ज्यादा, जैसे मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम कि मैं जो भी मेरा काम रहेगा, तो मैं उन लोगों को हमेशा डाइवर्स देता हूँ। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर बहुत देखे हैं उन्होंने, करेक्ट। तो आजकल बहुत सारी चीजें करते हैं लोग, क्या है MSW। अब मैंने एक रिसेंटली MSW सुना, मास्टर इन सोशल वर्क ऐसे करके, सोशल वेलफेयर, तो एक वो चीज हो गया। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो 21st सेंचुरी की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे लोग मिले। हम तो आउटडेटेड हो चुके हैं एक प्रकार से कि इंजीनियरिंग के नॉलेज बहुत है बच्चों में, और सेम चीज यदि पेरेंट्स बार बार रिट्रेट करेंगे, जैसे कोटा के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, वहाँ जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, तो वो मुझे भी कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो बच्चों को जो डाइवर्स बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में पता चले, तो वो सही पिक करेंगे। जो आप 10th की बात में, तो हंसी इसलिए आ रही है जी आपने बोला कि हम तो आउटडेट हो गए, अगर आप तुम बोलोगे आउटडेट हो गए तो हमारा क्या होगा? 1988 पास आउट, तो हम तो आउटडेटेड हो गए पूरा। आउटडेटेड इन द सेंस सर इंजीनियरिंग से मतलब एक्चुअली हाँ जी, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। मतलब आपकी टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है। जैसे आप AI आगे आप देख रहे हो, मशीन लर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला ना, आज से 3 साल 4 साल के बाद जो ट्रेडिशनल डिग्रीज होंगे उसका वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज स्किल सेट्स पे ज़्यादा। एंड आई थिंक आप अगर NEP जो है एजुकेशन पॉलिसी, हाँ, तो उसमें भी स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखोगे तो आपके स्किल्स अगर अच्छे हैं तो यू कैन एक्चुअली मेक मनी। हाँ, अभी जैसे मैकेनिकल इंजीनियर को आपको IT के कुछ कोर्सेस नहीं किए हैं तो वो फिर आउटडेटेड है। करेक्ट। तो जो NEP में भी प्रोविजन है कि आप अदर सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं, तो जो स्किल है, स्किल आप
उसमें ले सकते हैं। हाँ, आई थिंक 75 इयर्स के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा चेंज, सिस्टम चेंज होने की कोशिश कर रहा है, एंड एनईपी इज अ गुड थिंग। सो अब सब then we are coming to the end of our talk, and I think बहुत valuable talk था, and I think बहुत सारे जो viewers जो देख रहे हैं, जो students हैं, जो PSC aspirants हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस पॉडकास्ट से। सो एक एडवाइस आप देना चाहोगे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या? आपका गोल ही है, आपका ऑब्जेक्टिव ही है, आपने सोचा है कि PSC क्लियर आपको करना है, तो फिर सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए। वो बहुत लोगों का परसुएट हो जाते हैं डिफरेंट चीज़ों से। तो मैं वापस से, मेरे पास जितने भी लोग कंफ्यूज स्टेट में आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था तैयारी करने से पहले। यदि आप उसमें क्लैरिटी है आपको, तो आप उसमें कंटिन्यूस आपका एफर्ट रहेगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे जो भंवर या चक्कर में है। वो चीज़ है। दूसरा चीज़ सर एसोसिएटेड है विल पावर का, कि मैं कर सकता हूँ। आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप उसको दिशा देंगे, सेव करेंगे। क्योंकि हर कोई सीख के नहीं आता सर। मैं इंजीनियरिंग से था, मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं थी। मैंने यहाँ आया, मैं इन चीज़ों को समझा और मैंने सेल्फ स्टडी किया। तो जो मेरा सोर्स है वो लगभग जो मेजॉरिटी ऑफ वो है डिसीजन है, मैंने खुद लिया है, मैंने खुद समझा उस चीज़ को। तो एक वो है। तो आपके पास विल पावर होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। देन आप उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे। कोई मुझे करा दे तो डिपेंडेंसी आजकल बहुत है सर, कि कोई मेंटर हो जाए, कोई टीचर हो जाए, कोई तो हो जो मेरा सिलेक्शन करवा दे। तो वो चीज़ को आप समझिए कि आप कौन है। और दो वर्ड है सर बोल देता हूँ मैं, कि एक होता है ऑनेस्टी और दूसरा चीज़ है एक्सेप्टेंस। तो ऑनेस्टी आपको सीखने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगी, और एक्सेप्टेंस है वो सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करेंगे, देन आप उस पर इम्प्रोवाइज करेंगे। तो बहुत लोग सर एग्री नहीं करते कि मैंने ये चीज़ किया है या मेरे से एसोसिएटेड है। जैसे आपको भी यदि आपका बचपन याद आ रहा होगा, तो हम बोलते थे कि हाँ वही लग रहा था कि सही होता। जस्ट ट्राई टू, वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने पीयर्स को। तो वो चीजें हैं। तो वो चीजें मैंने सीखा कि भाई है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए फर्स्ट, देन आप इम्प्रोवाइज करेंगे उसमें। सामने वाले को खुश करने के लिए आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो ठीक नहीं है। You have to say no when you have to. Yes, no. Saying that is very important. Yeah. So सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने गोल सेट किया है तो यू शुड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। एंड इस जर्नी के दौरान आपको बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट देन वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट? एंड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक एक बात आपने बहुत छोड़ दिया यहाँ पे कि परसिवरेंस एंड पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं है, बिकॉज अगर आप 4 साल एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इफ यू डोंट हैव पेशेंस इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट मोटिवेशन विद इन। पेशेंस के साथ एक चीज एसोसिएटेड है, शॉर्टकट। Yes, अभी जो जनरेशन के बच्चे हैं वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको इम्पेशेंट बनाता है। यस। So friends, thank you Sadan for insightful hints to the aspirants, and I am sure कि ये वाला जो एपिसोड होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एंड बहुत ही रेलेवेंट। स्पेशली ये एपिसोड मेरे ख्याल से एपिसोड नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, बिकॉज दे विल कम टू नो कि एक नवोदय विद्यालय से, एक गांव से किस तरह से आप IIT पे जा सकते हो और क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब फ्री स्कॉलरशिप के थ्रू आप कर सकते हो। एंड प्लस ऑल्सो जो हमारे जो PSC के एस्पिरेंट्स हैं, दे गेट द क्लू एज टू हैव फोकस इन लाइफ, देन यू हैव टू बी पेशेंट, हैव परसिवरेंस, एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको सक्सेसफुल होना। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स एंड आई होप यू एंजॉयड this podcast, and once again thank you Satin, and wishing you all the very best, and I want you to try for PSC if you have UPSC if you have time, because that's what we want to see, and keep helping Navodaya Vidyalaya also, and also the students of Chhattisgarh. So thank you so much, and till my next podcast, take care and Jai Hind.